2019 का जो चुनाव हुआ था उसका शीर्षासन है ये। जो किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, अग्निवीर हुआ, 2019 से एक बिल्कुल अलग इलेक्शन है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। जो दिग्गज है वो सिर्फ बीजेपी के नहीं फंसे हैं, उससे ज़्यादा कांग्रेस के फंसे हुए हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ, किसान, जवान और पहलवान, एक मुद्दा मनोहर खट्टर को और एक साल पहले हटा के नायब सैनिक को भेज दिया होता तो शायद मच बेटर पोजीशन होती भाजपा की। तो 10 से 15 सीट का खेल बाकी दलों के साथ होगा। जेजेपी साफ है, तो कांग्रेस आलाकमान हुड्डा साहब को नहीं, शैया को सीएम बना सकती है। वो है एंटी बीजेपी वोट, और एंटी बीजेपी में खास करके एंटी मनोहर लाल खट्टर वोट। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा का रण और अब जो तारीख है फैसले की वो आने वाली, यानी कि 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे और तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने दावों के साथ इस चुनाव में आगे बढ़ी, चुनाव लड़ा और मतदाताओं ने अब साफ कर दिया है कि वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के दिग्गज पत्रकार हैं, उनसे समझेंगे कि किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं बाकी जो पिछले चुनाव हुए थे उसके मुकाबले। मैं तो ये कहूँगा 2019 का जो चुनाव हुआ था उसका शीर्षासन है ये। शीर्षासन मतलब उलट हो गया वो, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह 2019 में हवा थी बीजेपी की, तो अब की बार जो हवा कांग्रेस की रही है निश्चित तौर पे। हालांकि कुछ निर्दलियों ने खेल बिगाड़ा है, किसी का बनाया है, लेकिन कुल मिला के जो अंडर करंट मैं कहूँगा वो कांग्रेस के फेवर में रहा है। और उस स्थिति में रहा है जब सेंटर में भी सरकार नहीं है कांग्रेस की, संगठन नहीं है 14-15 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस ने। उसकी वजह ये है कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की, वो पहला बड़ा कारण है। दूसरा जो हरियाणा है, जो किसानी मुद्दे हैं, भाई जो किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, अग्निवीर हुआ, और एक सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा वो आरक्षण वाला कह लो या संविधान बदलने वाला कह लो, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उन्होंने मिल के कांग्रेस की हवा बनाई और कांग्रेस बड़ी अच्छी स्थिति में गई है। मुझे लगता है कि साउथ हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो बाकी हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में। अगर नंबर की बात करें 90 में से कितने नंबर आपको लगता है कि कांग्रेस के हिस्से में आने हैं, कितने बीजेपी ले जाने में कामयाब होगी और बाकियों के हाथ में क्या कुछ रहेगा? नंबर तो 100 में से होते हैं लेकिन यहाँ 90 ही है। 90 अगर आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 50 से ऊपर तो कांग्रेस के रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें दिक्कत ये है, कई सीटें ऐसी हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तो ये है कि जो एक औसत साइज हरियाणा की विधानसभा का है, हालांकि सबसे बड़ी विधानसभा तो बादशाहपुर है जिसमें 5.5 लाख के आसपास वोट हैं, ठीक है। सबसे छोटी नारनौल की है, मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ की है, नारनौल की। तो लेकिन औसत अगर देखें तो 1.5 से 2.25 लाख के बीच में ज़्यादातर विधानसभाएं हैं और उसमें ज़्यादातर में तो मुकाबला सीधा सीधा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जहाँ पे 2 या 3 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो टक्कर दे रहे हैं, तो वो किसकी वोट काट रहे हैं, क्या हो रहा है। और इतनी छोटी विधानसभा होती है तो उसमें मार्जिन अमूमन 10 से 12 हज़ार वोटों का रहता है, उसमें कितना डेंट लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद उस पर एनालिसिस किया जाएगा और वो हम पकड़ भी नहीं पाते कितना रहेगा, क्योंकि जो 75 पार वाला नारा था उसके बावजूद 40 पे आके टिक गई थी बीजेपी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि जो बीच वाला हरियाणा है, तो कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रचार रहा है, बड़ा अच्छा वोटिंग है। सिरसा जिला जैसे आप अगर देखें तो सिरसा जिले में तो वॉकआउट भी है बीजेपी ने। खुद सिरसा जो सीट है शहरी, वहाँ तो अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और सिरसा जिले में सिर्फ एक सीट को छोड़ दिया जाए, कालावाली, जहाँ पे सेकंड है, वहाँ पे बीजेपी की कोई प्रेजेंस ही नहीं है। जो पार्टी 2 लगातार टर्म से सरकार बनाती आ रही है और इस तरह का प्रदर्शन, वो एक सोचने का विषय है। और इसी तरह जो जीटी रोड बेल्ट है, वहाँ भी कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रभाव है। और यहाँ तक कि
सेफ सीट माने जाने वाली खुद सीएम की सीट जो है लाडवा, तो वहाँ भी कड़ा मुकाबला, टफ मुकाबला है। करनाल सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री जो लगभग 9.5 साल रहे, वो खतरे में है। करनाल शहरी सीट की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये दिखाती है कि 2019 से बिल्कुल अलग इलेक्शन है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कांग्रेस को ये जो दिख रहा है कि अगर दिग्गज भी अगर फाइट में फंस गए हैं बीजेपी के लिए, तो यही एक बड़ी चुनौती यहाँ पर समझ में आ रही है। और जो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है बहुत कम नंबर के साथ ही जो है वो विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, जो दिग्गज हैं वो सिर्फ बीजेपी के नहीं फंसे हैं, उससे ज़्यादा कांग्रेस के फंसे हुए हैं। दान सिंह महेंद्रगढ़ में फंसे हुए हैं, करण दलाल पलवल में फंसे हुए हैं, आफ्ताब 2 दिन पहले तक नूह में फंसे हुए थे। राहुल गांधी की रैली के बाद निश्चित तौर पर वहाँ थोड़ा सा बदलाव आया है। तो दिग्गज कभी भी कहीं फंस सकते हैं। ये स्पेशल कांग्रेस का फंसेगा या बीजेपी का फंसेगा, ये स्थितियाँ नहीं है। इस वक्त स्थिति क्या है कि जो हरियाणा में एक परसेप्शन बन गया है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ये परसेप्शन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद था कि 60 से 65 सीट कांग्रेस लेके आएगी। विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो 55 से 60 सीट की बात हो रही थी। जो चुनाव आगे बढ़ा, अब 45 से 50 सीट की बात हो रही है। तो राजनीति में सारी संभावनाएं उठापटक चलती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको यूँ मान के चलें कि सब प्रो कांग्रेस वोट है इसलिए आपको वोट मिल रही है। ऐसा नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा है। किसान, जवान और पहलवान एक मुद्दा हरियाणा के अंदर है। और इन सबके अलावा एक मुद्दा और हरियाणा के अंदर है, वो है एक्स सीएम फैक्टर। मनोहर लाल खट्टर जी का जो 9 साल 118 दिन का शासनकाल रहा, उस शासनकाल में जो भाजपा का कैडर था वो पार्टी से दूर हो गया। आप पदाधिकारी की बात छोड़िए, मंत्री विधायकों की बात कोई नहीं सुनता था। सिर्फ अफसरशाही या उनकी कोठरी में जो 5-6 लोग थे उनकी सुनवाई होती थी। उस वजह से जो भाजपा का वर्कर है वो दूर चला गया। दूसरा, जो पोर्टल की सरकार चली, हर चीज़ में पोर्टल, हर चीज़ में पोर्टल। आप प्रॉपर्टी की बात करें तो पोर्टल, फैमिली आईडी तो पोर्टल। आप नगर निगम गुड़गांव में देख लीजिए, अगर दुनिया भर के पोर्टल ही पोर्टल है। पोर्टल लोगों की सुविधा के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी आईडी जैसे पोर्टल हो जहाँ दिक्कतें तमाम तरह की थी, बिना पैसा दिए काम ही नहीं हो रहा था। फैमिली आईडी की आप बात कर लीजिए, ये चीज़ें दिक्कत पैदा कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर पार्टी बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को और 1 साल पहले हटा के नायब सैनिक को भेज दिया होता तो शायद मच बेटर पोजीशन होती भाजपा की। एक जो बात आपने कही कि चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरह की एक हवा बनी थी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को लेकर, वो नंबर बड़े दिख रहे थे, 60 से ऊपर दिख रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वो घटते से दिखाई दे रहे। और जैसा आप भी जिक्र करेंगे 45 से 50 या 50 से 55 के आसपास की अब बातें हो रही है। तो ये नुकसान कांग्रेस को अगर जो दिख रहा है, इसका फायदा क्या बीजेपी उठा रही है या बाकी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या जो इंडिपेंडेंट की बात हो रही है कि इस बार इंडिपेंडेंट जो है बड़ा खेल इस बार निभा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, भाजपा ने पहले से गेन किया है। होता क्या है कि जब तक आप चुनाव में नहीं उतरते हैं तब तक आपको सब कुछ रोजी रोजी दिखाई देता है। जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब फेस करते हैं वोटर को, तब स्थितियाँ कुछ और नज़र आती हैं। और खासकर जब टिकटों का वितरण होता है तो हर विधानसभा में 5, 7, 6, 3 ऐसे लोग होते हैं कि जिनको टिकट चाहिए। उनमें से 2 या 3 लोग इतने दमदार होते हैं कि अगर किसी को टिकट मिलेगी और वो अगर चुनाव लड़ रहा है, नहीं मिलेगी विद्रोह करेगा। जो विद्रोह करते हैं वो खेल खराब करते हैं। आप बल्लभगढ़ में देख लीजिए शारदा राठौड़, आप पृथला में देख लीजिए, तिगांव में देख लीजिए ललित नागर, आप पानीपत ग्रामीण में देख लीजिए विजय जैन, आप गुड़गांव में देख लीजिए नवीन गोयल, सोना देख लीजिए आप कल्याण चौहान। तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं कि जहाँ इंडिपेंडेंट बड़े स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। लेकिन अंतिम क्षणों में क्या होगा वो एक अलग इशू है, क्योंकि जो खेल होता है ना, वो लास्ट के जो 2 दिन है चुनाव प्रचार के बाद, वो रात भर का खेल हो चाहे दिन भर का खेल हो, वो कहाँ बैठेगा वो बहुत कुछ तय करता है। कई बार क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट के साथ बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जो पार्टी का माहौल जब क्रिएट होता है और लगता है कि ये वोट बंदा जीत रहा है, तो वोट स्विंग करती है हर इलेक्शन में। वो स्विंगर्स जो हैं वो कई बार बहुत कुछ चेंज कर देती हैं। वो भाजपा के पक्ष में भी कर सकती हैं, कांग्रेस के पक्ष में भी कर सकती हैं, निर्दलीय के पक्ष में भी कर सकती हैं। लेकिन हरियाणा में इतना तय है कि इस बार अगर बीजेपी 25 से 30 सीट दिखाई देती है और कांग्रेस 50 के आसपास आ रही है, तो 10 से 15 सीट का खेल बाकी दलों के साथ होगा। जेजेपी साफ है। एक सवाल जो ये चुनाव के दौरान भी अक्सर इस बात की चर्चा रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि बड़े नंबर के साथ जो है कांग्रेस जीते। ऐसे में उनके लिए जो है उनके मुख्यमंत्री बनने पर खतरा हो सकता था। तो ये जो नंबर कम हुए, कहीं उनकी तरफ से तो कोई इशारा या कुछ तो नहीं चला कि जिसके वजह से ये कहा भी जा रहा था कि नहीं वो चाह रहे हैं कि 40-45 तक ही कांग्रेस रहे? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, चर्चाओं का खेल है। राजनीति में कब कौन सी चर्चा, क्या नैरेटिव सेट हो जाए कुछ नहीं कह सकते।
अयोध्या के जो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा का, उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई बात की, संविधान को लेकर बात की, और वो ऐसा नैरेटिव सेट हुआ कि भाजपा को ले डूबा, वरना यूपी में इतनी बुरी हालत नहीं होती। ये जो चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करते होगा क्या। एक चर्चा ये चल पड़ी हरियाणा के अंदर कि अगर 60 से 65 सीट आएंगी तो कांग्रेस आलाकमान हुड्डा साहब को नहीं, शैलजा को सीएम बना सकती हैं। ये खतरा तो है। 2005 का चुनाव देख लीजिए, जब भजनलाल मुख्यमंत्री चेहरे थे कांग्रेस के, और 67 सीट कांग्रेस की आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? हुड्डा साहब। 67 से 40 में लापता। 5 साल बाद ही 67 से 40 पे आए थे। भाजपा 46 से 40 पे आई थी। आप देखिए कितना बड़ा डेंट था। और इस बार भी खतरा यही था कि अगर ये 65 के आसपास हो तो कहीं कांग्रेस का आलाकमान को खेल ना कर दे। तो आप वाली बात ठीक है कि कुछ सीट ऐसी हैं कि जहाँ कांग्रेस की जो हुड्डा गुट है वो नहीं चाहता। गुड़गांव को देख लीजिए, गुड़गांव का मोहित ग्रोवर को ये माना जा रहा था हुड्डा कैंप का आदमी है, लेकिन हुड्डा साहब की पूरी टीम नदारत है। क्यों? तो ये खेल तो होगा, जाहिर सी बात है, चुनाव है तो खेल भी होंगे और इन खेल का असर भी होगा। बाकी एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेजेपी, एएसपी गठबंधन है, पीएसपी इनेलो गठबंधन है, इसके अलावा निर्दलीय भी हैं, ये खेल किसका बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जितना गेन करेंगे कांग्रेस के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान जो है वो है, और बीजेपी यहाँ पर गेन कर जाएगी। इस समय अगर पार्टियों का देखें, अगर हरियाणा में देखें तो इस समय 2 वोट जो है वो काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एक है जाट वोट, जो कि एक ऐसा माना जाता है, अभी एक परसेप्शन है कि पूरी तरह हुड्डा के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं, हुड्डा जी के साथ है। और दूसरा वोट है एससी वोट, जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से खिसक गया था किसी वजह से, तो वो वोट भी है। और ये जो अब जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो ये अगर समीकरण देखेंगे, INLD प्लस BSP, JJP प्लस आज़ाद पार्टी, ये दोनों जो गठबंधन है, ये जाट और SC वोट उन्हीं को टारगेट करता हुआ ये एक गठबंधन है। और इस तरह की भी बातें कही जाती है कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा ही बनाई गई ये गठबंधन है। तो ये जितना भी वोट लेंगे, चाहे 2% ले, 4% या 5%, जितना भी वोट लेंगे वो कांग्रेस का ही नुकसान है। और ये जितना वोट लेंगे बीजेपी को उतना फ़ायदा है, क्योंकि अभी जैसा पहले भी बताया कि ये अभी जो वोट है वो प्रो कांग्रेस वोट नहीं है या प्रो हुड्डा वोट नहीं है। एक सर्टेन सेक्शन में प्रो हुड्डा वोट है, और ओवरऑल जो पूरे हरियाणा में है वो है एंटी बीजेपी वोट, और एंटी बीजेपी में खास करके एंटी मनोहर लाल खट्टर वोट है। तो वो एंटी वोट जितना स्प्लिट होगा बीजेपी पार्टी को उतना फ़ायदा होगा। और एक बात जो हम सभी बहुत ध्यान में नहीं दे रहे हैं, जैसे सभी ने बात किया कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया है चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा है, तो वो क्यों बढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है बैकडोर में जो RSS ने काम किया इस दौरान। अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो RSS पूरी तरह नदारत थी, और बीजेपी का भी इतना एक गुरूर था या अहंकार था या कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस, जो भी शब्द दे, तो उनको था कि हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। उनको 400 पार आ रहे थे, और नड्डा जी ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया था कि मैं कोई RSS की ज़रूरत है नहीं। रिजल्ट के बाद इनको अपनी जगह का पता अंदाजा लग गया, वैल्यू समझ गई, वो उनके चरणों में है। तो अभी जैसे नॉमिनेशन ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद मोहन भागवत हरियाणा में थे, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग करी है भिवानी में, और सारे संघ एक संघ ही नहीं है, संघ के साथ करीब 100 से ज़्यादा और ऐसे अलग संगठन हैं, उन सब की मीटिंग थी, और उनमें क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि इनको मदद करनी है, और ये मदद हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन इनकी मदद इनविजिबल है। ये इन्होंने क्या किया है, बहुत छोटे 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, मैक्सिमम 20 लोग, ऐसी छोटी जो इनके भाषा में टोली मीटिंग बोलते हैं, वो टोली मीटिंग करी है। और उसका असर है जो आपको जो बीजेपी, आप ये बोलें कि उनके पक्ष में थोड़ा वोट आता हुआ, या उन्होंने जो ग्राउंड कवर किया वो, क्योंकि ये जो RSS है वो उन वोटर को या उन सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जो इनकी विचारधारा से अलाइंड है, पर किन्हीं न किसी वजह से नाराज़ है, उदास है, या एक तरह से डिसंगेज है, तो उसको इन्होंने कन्विंस करके, इंगेज करके और इनकरेज किया। पर अभी भी इनको जो एक बहुत बड़ा डर ये सता रहा है कि जिस तरह का वोट में डेट उन्होंने चेंज कराया, पर अभी भी वो डेट है वो वीकेंड पे आता है। और जो बीजेपी का जो वोट माना जाता है, इनसे मेरे कुछ घूमने निकल लेते हैं। इनका कहना है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो जाट, दलित, मुस्लिम, ये ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि ट्रेडिशनली बड़े संख्या में वोट डालती है। ट्रेडिशनली इनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। और जो बीजेपी का वोटर है, शहरी, OBC, अपर कास्ट, ये थोड़े कमज़ोर रहे हैं वोट डालने में, घर से निकलने में। और अभी जैसे सरकार को लेकर के उदासीनता भी है और इस तरह के माहौल भी है, और फिर से वीकेंड आ गया, तो इनकी बहुत बड़ी शंका और डर इनके मन में है कि हमारा वोटर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उस बड़ी संख्या में नहीं आया था,
जिसका नतीजा ये हुआ था कि इनकी सीट भी कम हो गई और हर सीट में जहाँ जीते भी मार्जिन बहुत बड़े पैमाने पे कम हो गई। तो लोकसभा में वोट कम है, मार्जिन कम है, तो यहाँ अगर थोड़े 500,000 वोटर भी अगर नहीं आए तो रिजल्ट पलट सकता है। अच्छा ये बताइए आखिरी सवाल कि कितना सीट आपको लगता है कि कांग्रेस लेकर आ रही है, कितनी सीट बीजेपी को मिल रही है और बाकी अन्य दलों का क्या हाल है? देखिए, अगर पहले अगर बात करें तो कांग्रेस जब बीजेपी ने शुरुआत करी थी ये चुनाव तो वो 10-12 सीटों पे थे, और उन्होंने कवर करते करते आज के दिन में मुझे लगता है कहीं 25 से 30 के बीच में है। और अगर बीजेपी के लोगों की बात मानी जाए तो उनकी कोशिश है कि 36 क्रॉस कर जाए, कि किसी भी तरीके से अगर 36 क्रॉस कर जाते हैं तो उनका मानना है कि वो सरकार बना लेंगे, क्योंकि कांग्रेस फिर कहीं ना कहीं इससे कम रहेगी। और उनका मानना है कि अगर हम 36 पे जाएंगे तो 10 से 15 निर्दलीय और अन्य पार्टी जो आएंगे, और ये निर्दलीय और अन्य पार्टियाँ इनको ही समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर जैसे हम फिर से बात करें कि ये INLD हो या जेजेपी हो तो ये बेसिकली जाट पार्टी हैं, और ये कांग्रेस को तो समर्थन कर सकती है पर हुड्डा को नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हुड्डा को उन्होंने समर्थन किया तो एक तरह से हुड्डा को अपना सिरमौर मान लेंगे, और अगर हुड्डा को सिरमौर मान लेंगे तो इनकी तो पूरी दुकान ही बंद हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो जब तक हुड्डा है तब तक ये कांग्रेस को समर्थन कर नहीं सकते, तो इनके पास विकल्प बीजेपी ही है। और बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है कि ये 35, 36, 37 तक पहुंच जाएं और ये 10-15 निर्दलीय मिला के आएँ तो हम सरकार बना सकते हैं। चलिए, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है। 8 अक्टूबर को फैसले की तारीख है और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में कौन सरकार बना रहा है। लेकिन अगर मिले जुले बात करें और पत्रकारों का विश्लेषण अगर यहाँ पर समझे तो कांग्रेस जो है, जो पहले लग रहा था एक बड़े नंबर के साथ जीत दर्ज कर रही है, वो नंबर घटे हैं और बीजेपी भी कुछ बेहतर स्थिति में दिख रही है। लेकिन ये बेहतर स्थिति क्या इतनी है कि जिसके सहारे वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए? खैर, अब नतीजों का इंतजार है और नतीजों के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी।